मिस्टर रजत, आज आपकी पहली बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टर ने स्टेज पर बैठे शख्स से सवाल किया। मैं बचपन से ही लेखक बनना चाहता था और हमेशा से ही सोचता था कि कुछ अलग लिखूं, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। जैसे ही उस शख्स ने जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। उस शख्स का नाम था रजत जायसवाल, जिसकी आज पहली किताब का प्रमोशन था और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सर, आपकी इस पहली बुक का नाम है वैम्पायर इंसान से शैतान। तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर जैसी भी कोई चीज़ होती है? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। वैम्पायर भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, रजत ने जवाब दिया। क्या आपने कभी वैम्पायर को देखा है? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, रजत ने जवाब दिया। सर, आज आपकी बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या आप हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब इसकी कहानी के बारे में, अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ, रजत ने कहा और फिर बताने लगा। वैम्पायर यानी खून पीने वाला पिशाच। वैम्पायर अपनी प्यास इंसानों का खून पीकर बुझाते हैं। ये हम इंसानों की तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी ये अपने सामने खून देखते हैं तो इनके अंदर का पिशाच जाग जाता है। खून पीने से इनकी शक्तियाँ बढ़ती है और ये खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इनकी उम्र कम नज़र आती है। इस बुक में मैंने एक वैम्पायर की कहानी लिखी है, जिसकी प्यास एक दिन उसके अपने प्यार को मारने के लिए ही उसे मजबूर कर देती है और वो फिर हमेशा के लिए ही कैद हो जाता है, रजत ने जवाब दिया। सर, आप थोड़ी कहानी भी बताइए ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को ख़रीदें, रिपोर्टर ने कहानी सुनाने की रिक्वेस्ट की। ठीक है, फिर सुनिए, रजत कहानी सुनाने लगा। कॉलेज के 5 दोस्तों का ग्रुप मनाली के लिए एक ट्रिप प्लान करता है और वो तय समय के अनुसार मनाली निकलता है, जिसमें अमित, रंजन, पंकज, गौरी और आरती थे। ये पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों ने मनाली पहुंचकर अपने रूम बुक किए और सोने चले गए। अमित और गौरी दोनों प्यार में थे, मतलब कि उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक ही रूम में रुके और बाकी सब अलग अलग। अगले दिन उन सब ने मनाली घूमा और शाम को अपने रूम पर लौट आए। रात को होटल में खाना खाने के वक्त होटल के वेटर से कांच नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जहाँ से खून निकलने लगा। उस वेटर के खून को देखकर उन पांचों में से एक के शरीर के अंदर अचानक से हलचल होने लगी और वह अपने बड़े बड़े दांतों को बार बार अंदर बाहर करने लगा। उसका शरीर खून पीने के लिए मचलने लगा। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी खून देखकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा में आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी खून में ही था। खाना खाने के बाद बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के करीब 11 बजे के आसपास उस होटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उठकर बैठ गए। गौरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अमित चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमित, अमित, तुमने वो आवाज़ सुनी? अमित ने खुद के मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ गौरी, सुनी होगा कोई, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित इतना बोलकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह पता चला कि जिस वेटर से कांच टूटा था
वो आज मरा हुआ मिला है और उसके गले में दोनों किले दांतों के निशान थे और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। यार, तुम लोगों ने सुना? उस वेटर की मौत हो गई यार। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी वैम्पायर ने मारा हो, पंकज ने घूमते हुए कहा। वो लोग आज फिर से मनाली घूमने आए थे। वैम्पायर? ये क्या होता है और तुम्हें कैसे पता कि उसे वैम्पायर नहीं मारा है? आरती ने सवाल किया। वैम्पायर खून पीने वाले पिशाच होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, पंकज ने जवाब दिया। हाँ, वैसे ही ना, जैसे आरती तुम्हारा पीती है, रंजन ने कहा और फिर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और पंकज शांत हो गया। पंकज, क्या वाकई में वैम्पायर होते हैं? गौरी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होता है, अब जल्दी होटल चलो, बारिश शुरू हो गई है, अमित ने कहा। और फिर वो लोग होटल वापस आ गए। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक जानवरों के चिल्लाने, कुत्तों के भौंकने और सियारों की तेज आवाज़ें शुरू हो गई। आसमान में बादल घेराए और चारों तरफ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। और फिर से वही दर्दनाक चीख। आज फिर से किसी की मौत आई थी। वो लोग फिर से जाग गए। इस बार अमित अपने कमरे में नहीं था। गौरी ने जब अमित को ढूंढा तो वो उसे छत पर मिला। बाहर जाने पर पता चला कि वो चीख होटल के बगल में रहने वाले एक भिखारी की थी जिसकी किसी पिशाच ने खून पीकर हत्या कर दी थी और उसके गले में भी वही 2 दांतों के निशान थे। अब तो बाकी सबको भी पंकज की बात पर यकीन होने लगा था कि वाकई में वैम्पायर होते हैं। अब उस शहर में हर रोज़ किसी न किसी की मौत होने लगी थी और साथ ही साथ इन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस शहर से वापस आ गए और मनाली में मौतों का सिलसिला जैसे बंद ही हो गया। मनाली से आने के कुछ दिनों बाद ही अमित और गौरी ने शादी कर ली, लेकिन अब दिल्ली में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज़ किसी न किसी की मौत होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से पंकज की भी मौत हो गई और उसके गले में भी वही 2 निशान थे। फिर एक दिन रंजन और उसके बाद आरती भी मारी गई। कोई नहीं जानता कि इन मौतों के पीछे कौन है सिवाय गौरी के। गौरी अब जान गई थी कि शहर में हो रही सारी मौतों के जिम्मेदार अमित ही हैं। लेकिन अब उसके पेट में अमित का बच्चा पल रहा था। एक रात जब शिकार करने के बाद अमित बाहर से आया तो गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। गौरी ने उसका वो भयानक रूप देख लिया। जैसे ही अमित ने गौरी को देखा वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, गौरी ने एक क्रॉस उसके शरीर में घुसा दिया और बाहर से लाए एक ताबूत में उसे बंद करके अपने घर के बने बेसमेंट में रख दिया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए ही वो शहर छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही एक वैम्पायर था। लेकिन गौरी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी और इसलिए उसने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद रजत चुप हो गया और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होकर सवाल किया, मुझे तो आपकी कहानी सच लग रही है। मुझे लगता है आपने वैम्पायर को ज़रूर देखा होगा। रजत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला, आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? अमित और गौरी का वो बेटा मैं ही हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर अचानक से उसका रूप बदलने लगा और उसकी आंखें लाल स्याह और दांतें बड़े हो गए।
उसके इस रूप को देखकर लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी उसने कहा, घबराइए मत, मैंने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया और ना ही कभी पीऊँगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं अपने बाप की तरह कभी नहीं बनूँगा। उसकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया। उसके बाद उस बुक की सारी कॉपियाँ बिक गईं और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग थी, एक वैम्पायर की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज करीब 12 सालों के बाद सोहन अपने गांव जा रहा था। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा इतने सालों में। इतने सालों में कितने लोग बदल चुके होंगे, सबके चेहरे बदल गए होंगे। पता नहीं वो सोहन को पहचान भी पाएंगे या नहीं। सोहन शहर में रहने वाला एक ऑफिस का लड़का था। ऑफिस का लड़का यानी कि बस ऑफिस का काम और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। बिल्कुल सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का। वो आज करीब 12 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था, उसके दादाजी और दादी से मिलने। चाचा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। आज से करीब 12 साल पहले वो उन लोगों से मिला था। पता नहीं वो लोग उसे इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, बस यही सोचकर वो खुश हो रहा था और जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। ट्रेन रेंगती हुई धीमी रफ्तार में पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था, मगर सोहन का स्टेशन तो अभी दूर था। ये सोचकर वो निश्चिंत होकर सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया और आराम से खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं का मज़ा लेने लगा। बोगी में उसके अलावा बस 1 या 2 लोग ही रहे होंगे, क्योंकि वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। हालांकि वो रात गए अपने गांव नहीं जाना चाहता था, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बस इसी ट्रेन की सीटें खाली थी। बाकी सभी ट्रेनों की सीटें भरी हुई थी। तो यहीं उसे रिजर्वेशन मिल गया और क्योंकि सफ़र दूर था तो रिजर्वेशन ज़रूरी ही था, इसलिए उसने यही ट्रेन चुना। वो जब तक अपने गांव पहुंचेगा तब तक शायद रात के 1-1:30 बज चुके होंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। सोहन के सोचे हिसाब से वो रात के करीब 1:15 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। उस स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं उतरा था। उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। उसके अलावा कोई इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पर रोशनी भी बहुत कम थी। ट्रेन करीब 1 मिनट ही वहीं पर रुकी होगी और फिर वो भी रेंगती हुई आगे बढ़ गई। अब उस पूरे स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं था। सोहन बस अकेला वहीं पर खड़ा खड़ा नज़ारों को देखे जा रहा था। तभी सोहन ने अपने मन ही मन में कहा, यार 12 सालों में तो कुछ भी नहीं बदला। ये स्टेशन आज भी रात में उतना ही खाली रहता है जितना 12 साल पहले हुआ करता था। पता नहीं गांव बदला होगा या नहीं। ये सोचकर सोहन वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया और थोड़ी देर सांस लेने लगा। उसने नज़र घुमाकर ठीक से देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई चाय की दुकान, यहाँ तलक कि पानी का भी वहाँ पर कोई माध्यम नहीं था। उसे प्यास भी बहुत लग रहे थे। उसने सोचा कि इस स्टेशन से पहले बाहर निकले तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। जिसके बाद वो अपना बैग लेकर धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। स्टेशन के बाहर भी
बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि अंदर। उसने मन ही मन सोचा, अब तो यहाँ कोई सवारी मिलने से रही, बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों ना पैदल ही निकल पड़ूं। वैसे भी मैं इस सुनसान स्टेशन में तो रात नहीं बिताना चाहता, तो पैदल ही निकल पड़ता हूँ। इतना कहकर वो पैदल ही अपना बैग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते पर उसके अलावा दूर दूर तक और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियाँ थी। उसके अलावा ना कोई घर था और ना ही कोई दुकान। सोहन को बहुत प्यास लग रहे थे। उसका पानी का बोतल भी ख़त्म हो चुका था और पानी का कहीं और कोई ज़रिया उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो किसी तरह बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई घर भी दिख जाए तो कम से कम वो पानी मांग कर पी सकेगा। इसी तलाश में वो बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें उसे बदली हुई सी नज़र आ रहे थे, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि वो यहाँ आज से करीब 12 साल पहले आया था और 12 साल में याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सोहन थोड़ा घबरा सा गया, मगर वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके पीछे जो भी है वो सतर्क हो जाता और सोहन ये नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं, इसलिए सोहन बस आराम से चलने की कोशिश कर रहा था और बस किसी तरह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से वो कदमों की आवाज़ लगातार सोहन के कानों में आए जा रहे थे, मगर वो एक ही इंसान था। जो कोई भी था वो बस अकेला ही था, मगर सोहन को इस बात का डर था कि अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो। बस इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़ने की उसने कोशिश नहीं की। उसने अब अपने चलने की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी, मगर वो पीछे जो कोई भी था वो भी सोहन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे आए जा रहा था। ये सिलसिला चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जो कोई भी है वो सामने आकर सोहन से बात क्यों नहीं करता। यानी कि अगर वो एक लुटेरा है तो सोहन के सामने आकर उसे लूटता क्यों नहीं। बस उसके पीछे पीछे चलना, इसका क्या मतलब हुआ। सोहन को कहीं ना कहीं अब शक हो रहा था, इसलिए वो एकदम से रुका और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर उसके पीछे वहाँ पर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर पीछे कोई है नहीं तो तब से ये कदमों की आवाज़ कैसे आ रही है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सोहन का पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। वो हाथ जिसका भी था बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। सोहन एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पीछे कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि बस एक कटा हुआ हाथ था जिसने सोहन के कंधे को पकड़ रखा था। डर के मारे वो झटक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो कटा हुआ हाथ अभी भी हवा में तैर रहा था। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक कटा हुआ हाथ इस तरह से हवा में कैसे तैर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपना सामान लिया
और वहाँ से तेजी से दौड़ लगा दी। भागते भागते वो जैसे तैसे गांव पहुंचा। जिसका भी घर उसे सामने दिखा वो उसी के घर में घुस गया और उन घर वालों को पूरी बात बताई। पूरी रात वो वहीं रुका रहा और अगली सुबह ही वो अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था वो आज तक सोहन को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।